नियमावली हमेशा से शिक्षक को लेकर नीतीश सरकार में बहुत ही गड़बड़ रहा है। ऐसे अपने नियमावली पर ये आयोग ही मुकर गया है, अपने नियमावली के उपबंधों के खिलाफ ही नियम बनाए हुए हैं। ऐसा एक बार नहीं 10 बार हुआ है, 10 बार भी हम कम बोल रहे हैं, उससे ज्यादा हुआ है। जो आरजेडी का इस सरकार में आने के बाद शिक्षा मंत्री का जो कदम है कि हम नियोजन इकाइयों को खत्म कर रहे हैं, केंद्रीकृत करेंगे, यही मांग था। और नीतीश कुमार के 18 साल के शिक्षक भर्ती व्यवस्था को उन्होंने फाड़ के कूड़ा कचरे के डब्बे में फेंक दिया, क्योंकि ये सबसे भ्रष्ट, सबसे लेंदी, परेशान करने वाला, डिप्रेशन में डालने वाला, पूरे व्यवस्था को लटकाने वाला और अयोग्य शिक्षकों को भर्ती करने वाला ये व्यवस्था था। नीतीश कुमार को तो माफी मांगना चाहिए कि हमने जो है 17-18 साल यहाँ के युवाओं को कितना परेशान किया, कितना लाठी खिलाया, कितना दौड़ाया, कितना पैसा खर्च करवाया और फर्जी शिक्षक बहाल करवा दिए। आपका राजनीति जब ढलान पे है तो आप गंगा नहाने चले हैं। आप कहेंगे अब चुनाव में कि हमने सारी मांगों को मान लिया, सारा सब कुछ जो शिक्षक का तय कर दिया, लेकिन 18 साल जो आप दर्द दिए हुए हैं उसका भरपाई कैसे हो पाएगा? आप करें जितने भी आप शिक्षक बहाली हो सबको नियमित कर दें। जो बहाल हो चुके हैं वो आपका क्राइटेरिया तो फुलफिल कर चुके हैं, वो आपका टीईटी जो उनका जो भी क्राइटेरिया था वो तो फुलफिल हुआ, वो तब वो शिक्षक बने। फिर उनको दोबारा एग्जाम में आप क्यों ला रहे हैं? उनको कर दे बहाल सीधे कि हाँ आपको पूर्ण वेतनमान मिलेगा, जो फैसिलिटी हम आगे देंगे वो सब कुछ देंगे हम। उनका ही बयान आया था कि अगर हम सब पैसा शिक्षकों को ही दे देंगे तो फिर विकास कार्य कैसे चलेगा? केवल हमारा काम शिक्षकों को वेतन देना नहीं है। तो क्या इसका मतलब है कि आप आगे आने वाले मुख्यमंत्री पर ये पूरा भार दे देंगे कि वो शिक्षक का वेतन ही दे और विकास कार्य नहीं हो? कि शिक्षकों के प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो जो बहाल है उनको नियमित कर दें, जो सुविधा जो बाद में इनको देने वाले हैं उनको ये दे दे फिलहाल, और फिर जो नया बहाली होगा उसके लिए अपना ये सब प्रोसेस रखे। ये कैसे हो जाएगा? आप सोचिए ना कि एक स्कूल में जो नीतीश कुमार के पहले से जो नियमित हैं वो हो जाएंगे, फिर नीतीश कुमार के समय नियोजित शिक्षक हो जाएंगे, और फिर जो नया बहाली होगा वो नियमित हो जाएंगे। यानी 3 कैटेगरियां बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि समान काम के लिए समान वेतन जो इनका मांग है उसका उल्लंघन होता है। एक ही क्लास में एक शिक्षक को 70,000 80,000 सैलरी मिल रहा है, दूसरों को 30,000 मिल रहा है। वो जो है अपने आप को सरकारी सेवक मानते हैं, ये सारा काम भी सरकारी ये भी करते हैं, इनको सरकार सरकारी सेवक मानती ही नहीं है। तो ये द्वंद्व की स्थिति क्यों आप पैदा करना चाहते हैं? और यही चीज देखकर जो है वो शिक्षक नाराज हैं। उनका कहने का मतलब है कि फिर हमें परीक्षा में क्यों झोंक रहे हैं? और सचमुच में आपको न्याय करना है तो आप उन्हें पहले नियमित करें, उनकी सारे मांगों को समान वेतन, समान काम के लिए समान वेतन, वेतनमान जो है ये सब कुछ जो ट्रांसफर ये सब का बात कर रहे हैं सब कुछ उनका मान ले। आप नया सिरा से फिर बहाली करें। 1 लाख के आसपास जो है शिक्षकों को फोल्डर नहीं मिल रहा है। आपके नियोजन केंद्र पर कितना भ्रष्टाचार हुआ, इसके कारण पर नियोजन केंद्र को भंग करना पड़ा, नियोजन केंद्र पर केस करना पड़ा। आज आप शिक्षकों से मांग रहे हैं डॉक्यूमेंट दो, डॉक्यूमेंट दो। कैसे फर्जी जो बहाल हुआ है, आप कहाँ से डॉक्यूमेंट्स ला के देगा वो? नई बोतल पुरानी शराब। 2,75,000 शिक्षक का वादा किए हैं। जितना भी जो पहले से नियोजित शिक्षक हैं वो परमानेंट बनने के लिए वो भी फार्म डालेंगे इसमें। उसमें से बहुत बड़ी संख्या में चयनित भी होंगे इसमें। मतलब एक शिक्षक फिर अपना एग्जाम देके फिर शिक्षक बनेगा, समझ रहे हैं ना? वो आधा सीट इनका ले जाएगा, आधा कहीं भर्ती हो पाएगा। अब दिखाएंगे कि 2,75,000 भर्ती हम कर दिए। मैं गारंटी के साथ कर रहा हूं, आगे जब बहाली शुरू होगा उस समय भी खेल देखिएगा। हर एक वादे से सरकार धीरे धीरे मुकरना शुरू करेगी। उस समय उसमें नया नया प्रावधान, नया नया नियम लगाना शुरू करेगी सरकार। क्योंकि अभी तक हम देखे हुए हैं कि जो भी नियमावली बना है उस नियमावली के साथ धोखाधड़ी सरकार और विभाग लेवल से ही शुरू हुआ है, छात्रों और शिक्षकों की तरफ से शुरू नहीं हुआ है। तो आगे भी यही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप और मैं हूं आपके साथ शुभम कुमार झा। दोस्तों, बिहार कैबिनेट की मीटिंग कल चल रही थी और नई शिक्षक नियमावली को मंजूरी दे दी गई है। साथ ही साथ इसमें जो भी शिक्षक हैं, जो शिक्षक अभ्यर्थी थे या फिर जो शिक्षक थे, वो जो अपनी मांग कर रहे थे उस मांगों को भी पूरा कर लिया गया है। पर पुराने शिक्षकों में अभी भी नाराजगी है, कुछ अभ्यर्थियों में भी नाराजगी है। इस नाराजगी का कारण जानेंगे। हमारे साथ मेरे सहयोगी आदेश पुरी जी मौजूद है। क्या लगता है कि शिक्षकों में अभी भी नाराजगी इस नई नियमावली को लेकर? देखिए, कल नियमावली जारी हुई और बड़ा ही अच्छा नियमावली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे ही बहाली होनी ही चाहिए।
ये लंबे समय से छात्र मांग कर रहे थे कि नियोजन व्यवस्था को बंद किया जाए, केंद्रीकृत व्यवस्था को अपनाया जाए, लेकिन 17-18 साल तक सरकार के कानों पर जू तक नहीं रेंगा। लेकिन अंत में जब आरजेडी की सरकार शामिल हुई तो उन्होंने नीतीश कुमार के इस नियोजन व्यवस्था को फाड़ के डस्टबिन में डाल दिया और जो केंद्रीकृत और जैसा होना चाहिए वैसा सब कुछ किया गया है। लेकिन ऑब्जेक्शन कहाँ आ रहा है? ऑब्जेक्शन दो तरह से है। एक तो वैसे शिक्षक जो कि पढ़ा रहे हैं, नियोजित हैं, टीईटी एसटीईटी पास हैं, उनको फिर से एक बार परीक्षा देना होगा, उससे उनको नाराज़गी है। फिर से है कि जो 2019 में एसटीईटी टीईटी पास थे वो परीक्षा भी दिए और उसके बाद फिर से उनको परीक्षा में डाला जा रहा है। कहने का मतलब पूरे व्यवस्था को एक परीक्षा के नाम पर और उसको लेंदी बनाया जा रहा है, लंबा किया जा रहा है। अब सोचिए आप कि इतना बड़ा बहाली है, 2,75,000 के आसपास शिक्षकों की बहाली होगी, तो इतना लंबा समय जो लगेगा इसमें, ये कोई रातों रात बहाली नहीं हो जाएगी। कम से कम इसमें अब 1.5-2 साल लगना ही लगना है कम से कम। तो उसके कारण उन्हें नाराजगी है कि भाई जो पुराने शिक्षक हैं कि हमको फिर से क्यों, अगर आपको नियमित ही करना है तो हमको सीधे नियमित कर दें, परीक्षा क्यों? हम भी तो सारे मापदंड को पूरा करके ही आए हैं। तो सरकार को तो चाहिए कि अगर इनको सचमुच में कि शिक्षकों के प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो जो बहाल है उनको नियमित कर दें, जो सुविधा जो बाद में इनको देने वाले हैं उनको ये दे दे फिलहाल, और फिर जो नया बहाली होगा उसके लिए अपना ये सब प्रोसेस रखे। ये कैसे हो जाएगा? आप सोचिए ना कि एक स्कूल में जो नीतीश कुमार के पहले से जो नियमित हैं वो हो जाएंगे, फिर नीतीश कुमार के समय नियोजित शिक्षक हो जाएंगे, और फिर जो नया बहाली होगा वो नियमित हो जाएंगे। यानी 3 कैटेगरियाँ बनाना चाह रहे हैं। अभी भी आप स्कूलों में जाकर देख लें तो जो नियोजित हैं और जो पहले के हैं उनमें एकदम समझिए तो एक तरह से लड़ाई चलता है, नहीं पसंद करना चाहते हैं, क्योंकि समान काम के लिए समान वेतन जो इनका मांग है उसका उल्लंघन होता है। एक ही क्लास में एक शिक्षक को 70,000 80,000 सैलरी मिल रहा है, दूसरों को 30,000 मिल रहा है। वो जो हैं अपने आप को सरकारी सेवक मानते हैं, ये सारा काम भी सरकारी ये भी करते हैं, इनको सरकार सरकारी सेवक मानती ही नहीं है। तो ये द्वंद्व की स्थिति क्यों आप पैदा करना चाहते हैं? और यही चीज़ देखकर जो हैं वो शिक्षक नाराज हैं। उनका कहने का मतलब है कि फिर हमें परीक्षा में क्यों झोंक रहे हैं, फिर हमको क्यों एग्जाम देना। आप कहते हैं 10 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, जो मान लीजिए 2008 में बहाल हुए होंगे, जो 2010 में बहाल हुए होंगे, उनका अंतिम साल होगा, वो तो इस तरह बाहर हो जाएंगे, उनको तो मौका नहीं मिल पाएगा। और सचमुच में आपको न्याय करना है तो आप उन्हें पहले नियमित करें, उनकी सारे मांगों को समान वेतन, समान काम के लिए समान वेतन, वेतनमान जो है ये सब कुछ, जो ट्रांसफर ये सब का बात कर रहे हैं, सब कुछ उनका मान ले, आप नया सिरा से फिर बहाली करें। प्रश्न तो ये भी उठता है कि पुराने में क्या दिक्कत थी, नई नियमावली क्यों लानी पड़ी? पुराने में ऐसी समस्या क्या थी जो सरकार को अचानक से ये कहना पड़ा कि हम आयोग का गठन करेंगे, नई नियमावली को मंजूरी दे दी गई थी? इस चीज़ की जरूरत क्यों पड़ी? वही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि 17-18 साल नीतीश कुमार शासन किए और नियोजन व्यवस्था को लाए, सबसे दुनिया का ये भ्रष्टतम और लेंदी और छात्रों को तबाह परेशान करने वाला ये नियोजन व्यवस्था था। आप देख लें कि इसका मतलब नीतीश कुमार को तो माफ़ी मांगना चाहिए कि हमने जो है 17-18 साल यहाँ के युवाओं को कितना परेशान किया, कितना लाठी खिलाया, कितना दौड़ाया, कितना पैसा खर्च करवाया और फर्जी शिक्षा बहाल करवा दिए आप देख लीजिए नियोजन व्यवस्था में क्या था। 9,222 नियोजन केंद्र बनाए गए थे, वहाँ पर मुखिया के अंडर में शिक्षकों की बहाली होती थी। कौन बहाली करता था? मुखिया, शिक्षा का बहाली। वैसा मुखिया जो 5वां पास है, वैसा मुखिया जो कि जिसको काम से कोई मतलब ही नहीं है। आप समझ सकते हैं ना गांव में मुखिया कैसे लोग चुनाव लड़ते हैं। ज़्यादातर वो लोग जो होते हैं पढ़ाई लिखाई से उनको मतलब नहीं होता है, वो लोग लड़ते हैं। उन लोगों को दे दिया गया, वो क्या हुआ, भाई भतीजावाद चला, पैसा लेके चला, बिना डॉक्यूमेंट्स के, फर्जी डॉक्यूमेंट्स के एक्सेप्ट करके उनको बहाल कर दिया गया। 4-4 5-5 लाख रुपया लेके मास्टर बनाया गया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ कि फर्जी शिक्षक बहाल हुए, कोर्ट में केस चल रहा है। आपको 1 लाख के आसपास जो है शिक्षकों का फोल्डर नहीं मिल रहा है। आपके नियोजन केंद्र पर कितना भ्रष्टाचार हुआ, इसके कारण पर नियोजन केंद्र को बंद करना पड़ा, नियोजन केंद्र पर केस करना पड़ा। आज आप शिक्षकों से मांग रहे हैं डॉक्यूमेंट दो, डॉक्यूमेंट दो। कैसे फर्जी जो बहाल हुआ है, आप कहाँ से डॉक्यूमेंट्स ला के देगा वो?
10 साल से वो सैलरी उठा रहा है, पढ़ाने उसको आता नहीं है। आप देख रहे हैं, वीडियो सब देखते ही होंगे कि स्कूल में कैसा कैसा वीडियो आता है, संडे मंडे जनवरी फरवरी लिखने नहीं आता है शिक्षक लोग को। कि ये वही लोग हैं जो इस नियोजन व्यवस्था के खामियों के चलते बहाल हो गए। तो 18 साल बाद, यानी कि अब आपका राजनीति जब ढलान पे है तो आप गंगा नहाने चले हैं। आप कहेंगे अब चुनाव में कि हमने सारी मांगों को मान लिया, सारा सब कुछ जो शिक्षक का तय कर दिया, लेकिन 18 साल जो आप दर्द दिए हुए हैं उसका भरपाई कैसे हो पाएगा? आप करें जितने भी आप शिक्षक बहाली हो सबको नियमित कर दें। जो बहाल हो चुके हैं वो आपका क्राइटेरिया तो फुलफिल कर चुके हैं, वो आपका टीईटी जो उनका जो भी क्राइटेरिया था वो तो फुलफिल हुआ, वो तब वो शिक्षक बने। फिर उनको दोबारा एग्जाम में आप क्यों ला रहे हैं? उनको कर दे बहाल सीधे कि हाँ आपको पूर्ण वेतनमान मिलेगा, जो फैसिलिटी हम आगे देंगे वो सब कुछ देंगे हम। आपको जब शासन चलाना था तो आपने एक शिक्षक के सैलरी पर 3-3 शिक्षक को बहाल कर दिया, नियोजन कर करके, कम सैलरी दे दे के, शिक्षा मित्र बना बना के। और अब जो है आपके राजनीति में अब ढलान का समय है, तो आप अब अगले मुख्यमंत्री के माथे ये सब डालना चाहते हैं। आप कहते थे, आप इनका ही बयान आया था कि अगर हम सब पैसा शिक्षकों को ही दे देंगे तो फिर विकास कार्य कैसे चलेगा? केवल हमारा काम शिक्षकों को वेतन देना नहीं है। तो क्या इसका मतलब है कि आप आगे आने वाले मुख्यमंत्री पर ये पूरा भार दे देंगे कि वो शिक्षक का वेतन ही दे और विकास कार्य नहीं हो? ये दोनों बात गलत है। शिक्षक का वेतन दिया ही जा रहा है, दिया ही जा सकता है। आप थोड़ा कम ही बहाल करते, लेकिन कम से कम संतुष्ट शिक्षक को तो रखते। जिसका खुद पेट नहीं भरेगा वो क्या, वो खुद में परेशान रहेगा, वो क्या अच्छे से शिक्षा देगा? तो दिक्कत यहीं पर था। और आरजेडी जो आया है ये सही कदम उठाया है। जो आरजेडी का ये सरकार में आने के बाद शिक्षा मंत्री का जो कदम है कि हम नियोजन इकाइयों को खत्म कर रहे हैं, केंद्रीकृत करेंगे, यही मांग था। और नीतीश कुमार के 18 साल के शिक्षक भर्ती व्यवस्था को उन्होंने फाड़ के कूड़ा कचरे के डब्बे में फेंक दिया, क्योंकि ये सबसे भ्रष्ट, सबसे लेंदी, परेशान करने वाला, डिप्रेशन में डालने वाला, पूरे व्यवस्था को लटकाने वाला और अयोग्य शिक्षकों को भर्ती करने वाला ये व्यवस्था था। यही परेशानी का विषय है कि आप हमें नियमित कर दें और जितने लोग जो 4 सालों से ये हैं उनको आप जल्द से जल्द बहाल करें, नई व्यवस्था आगे के लिए करें। अब बताइए ना, आप ही इतना दिन लटकाए रखे, 3 साल 4 साल, उसके बाद कहते हैं कि अब आयोग लेगा। मिस कहने का मतलब है कि आप जहां कह रहे थे कि हम 10 लाख रोजगार बहुत जल्द बहाली हो जाएगा, उसको फिर आप 2-3 साल के लिए आगे टाल दिए। कितना दिन टहलाएंगे आप छात्रों को? कितना दिन परेशान करेंगे? और मैं आपको बताता हूं, ये अब आप सोचिए ना, ये कह दिए कि आयोग लेगा। 40,000 के आसपास जो प्रधान शिक्षक की बहाली होने वाली है, आप बीपीएससी का कैलेंडर जाकर देख लीजिए, उसमें लिखा हुआ है NA मीन्स अभी तक कुछ डिसाइड नहीं हुआ है। 2022 की बहाली है, 4/2022 की बहाली है, वो अभी 23 हो गया, अप्रैल हो गया, उसको लेकर कोई सूचना नहीं है। फिर इसका बहाली है क्या होगा? तो ये एक झुंझुना दिया गया है कि सिर्फ हाँ हम ये करेंगे वो करेंगे, कर कुछ नहीं रहे हैं, सब में गे लगा हुआ है, लेकिन वर्तमान में कुछ नहीं हो रहा है। यही है। अब इसका जाएगा, नोटिफिकेशन आएगा, बहुत लंबा समय इसमें चला गया। फिर अब प्रश्न तो ये भी उठता है कि जो शिक्षक बीटेट सीटेट स्टेट क्वालिफाई जो अभ्यर्थी थे उनका क्या होगा? जो आंदोलनरत थे, आंदोलन कर रहे थे, अब उनका क्या होगा? अब उनके आंदोलन का क्या होगा? उनके एग्जाम परीक्षा क्वालिफाई करने का क्या फायदा? फिर उनको लटका दिया गया आगे के लिए। अब देखिए इसमें क्या होगा। एक होता है ना कि नई बोतल पुरानी शराब। 2,75,000 शिक्षक का वादा किए हैं। जितना भी जो पहले से नियोजित शिक्षक हैं वो परमानेंट बनने के लिए वो भी फार्म डालेंगे इसमें। उसमें से बहुत बड़ी संख्या में चयनित भी होंगे इसमें। मतलब एक शिक्षक फिर अपना एग्जाम देके फिर शिक्षक बनेगा, समझ रहे हैं ना? वो आधा सीट इनका ले जाएगा, आधा कहीं भर्ती हो पाएगा। आप दिखाएंगे कि 2,75,000 भर्ती हम कर दिए हैं। वो इसी से हो सकता है कि जो अभी तक जो भर्ती नहीं हुए उससे ज़्यादा पुराने शिक्षक भर्ती हो जाएं, समझ रहे हैं ना? तो ये तो नया बोतल और पुराना शराब यही परोसा जा रहा है इसमें। आप लगभग 3,52,000 शिक्षकों का बहाली किए हैं, वो हैं। और उनको जो सामने आएगा कि भाई नियमित शिक्षक के लिए परीक्षा देना है, वो तो सारे के सारे फॉर्म डालेंगे इसमें। और उसमें से मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 60-70% सिलेक्टेड भी होंगे।
तो 1.5 लाख के आसपास आप पुराने शिक्षक को फिर से बहाल करके और फिर कहेंगे कि 2,75,000 हमने दे दिया। तो अंतर कहाँ हुआ इसमें? ये गड़बड़ी है। आप जो नए भर्ती वाले जो STET TET पास हैं उनका हक खा रहे हैं, उनके सीटों को खा रहे हैं, उनके सीटों पर पुराने बहाल शिक्षकों को फिर से परीक्षा दिवा के उनके सीट को खत्म कर रहे हैं। विरोध तो इसका होगा ही होगा। नियमावली हमेशा से शिक्षक को लेकर नीतीश सरकार में बहुत ही गड़बड़ रहा है। ऐसे अपने नियमावली पर यह आयोग ही मुकर गया है, अपने नियमावली के उपबंधों के खिलाफ ही नियम बनाए हुए हैं। ऐसा एक बार नहीं 10 बार हुआ है, 10 बार भी हम कम बोल रहे हैं, उससे ज़्यादा हुआ है। नियमावली ही कितना आ गया, इनका हर एक नियमावली खुद इनके कार्यों को काटने वाला हो जाता है, उसका उल्लंघन यही कर देते हैं। छात्र तो सभी चीज़ का पालन करते हैं, जो आप बना देते हैं उसके हिसाब से, लेकिन बाद में पता चलता है कुछ और आप नियम लाए जो कि उनके नियमावली का उल्लंघन हो रहा है। जो आप हम लोगों ने प्रतिक्रिया देखी है, किसी को विश्वास, ये बहुत ही अन्यायपूर्ण है। हालांकि ये नियम बहुत सही है, लेकिन जो वर्तमान में इससे जुड़े हुए हैं उनके साथ छलावा है, ये उनके द्वारा कहा जा रहा है। ये बात एक बड़ा प्रश्न ये भी उठता है कि ये समाधान है या फिर एक नए आंदोलन की शुरुआत? देखिए, ये भविष्य के लिए तो समाधान है, लेकिन वर्तमान के लिए एक बहुत बड़ा झंझट है। अब मैं देखिए ना, आप शिक्षक संघों का ही विरोध शुरू हो गया, वो कह रहे हैं कि हम आंदोलन करेंगे। जो 2019 से STET TET पास हैं वो इससे नाराज हैं, वो कह रहे हैं कि जब हम परीक्षा पास कर लिए तो हमारा बहाली होना चाहिए था, हमको फिर से एक परीक्षा, एक आयोग के चक्कर में आप हमको पढ़वा रहे हैं। तो वो फिर से है कि जो इसका एक एक उपबंध दिया हुआ है ना, उसमें केवल एक कि भारत का नागरिक होना चाहिए, उसके अलावा सब पर विरोध होगा। चाहे वो 3 मौका एग्जाम देने का हो, चाहे वो 10 साल का छूट का बात हो, हर एक चीज के लिए उन विवाद होने वाला है, ये समझ लीजिए। क्योंकि ये जो अभी सिचुएशन के हिसाब से अभी 7वें चरण का बहाली होना चाहिए था, न कि 7वें आगे की बहाली के लिए सपना दिखाने वाला एक नियमावली देना चाहिए था। आप तो सारा व्यवस्था करना था, ये चीज़ आप 2 साल पहले करते, 2020 में कहते कि नहीं हम सेंट्रलाइज करेंगे। 4 साल आप धरना प्रदर्शन, अब बहुत जल्द होगा, बहुत जल्द होगा, अब होने वाला है, एक नया नियम थोप दिए आप, जिसके जद में उन सारे शिक्षकों को ला दिए जो अभी नौकरी कर रहे थे, उनको भी आंदोलन के लिए आप मजबूर कर दिए। तो ये जो है ना, फिर से देखिए, इनके पास नियत नहीं है नौकरी देने का, नियत पर शक है। क्योंकि नियत रहता, जरूरत रहता तो कब का बहाल हो गया रहता। देखिए ना, मद्य निषेध सिपाही का जो भर्ती होता है 6 महीना के अंदर में हो जाता है, क्योंकि जरूरी है, और शिक्षक का आप 4-4 साल से टहलाए हुए हैं। इनका नियत ही नहीं है। देखिए, इनको था कि अभी इनको बहाल नहीं करना है, कोई ऐसा बहाना चाहिए जो कि सुनने में अच्छा लगे, सब कुछ अच्छा हो, लेकिन फिलहाल उससे हमें नौकरी नहीं। ये प्रेशर जो था ना, प्रेशर रिलीज करने के लिए यह दिया गया है कि हमारे माथे पर जो भी शिक्षक बहाली का जो टेंशन है, उसको हम कैसे, इसको हम आगे के लिए टाले, अभी नहीं करना पड़े, क्योंकि ये ना अभी संसाधन है, ना अभी उतना पैसा है, कुछ भी नहीं है अभी ऐसा। अभी तो देखिए, शिक्षकों की बहाली को ले, सैलरी को देने में सरकार का हालत खराब हो जा रहा है, तो फिर ये बहाल करके इतने वो कहाँ से देंगे? तो लेकिन ये भी था कि अब कैसे इसको आगे टालेंगे, तो कुछ ऐसा लोक लुभावन देना होगा जिसके कारण ये लोग जो है उसके सपनों में, प्रावधानों में जो है खुश हो जाए। तो उसके लिए दे दिया गया कि सारा मांग माना जाएगा। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, आगे जब बहाली शुरू होगा उस समय भी खेल देखिएगा, हर एक वादे से सरकार धीरे धीरे मुकरना शुरू करेगी। उस समय उसमें नया नया प्रावधान, नया नया नियम लगाना शुरू करेगी सरकार। क्योंकि अभी तक हम देखे हुए हैं कि जो भी नियमावली बना है, उस नियमावली के साथ धोखाधड़ी सरकार और विभाग लेवल से ही शुरू हुआ है, छात्रों और शिक्षकों की तरफ से शुरू नहीं हुआ है। तो आगे भी यही होगा। हमारे चैनल पे कुछ प्रतिक्रिया आया है, कुछ अभ्यर्थी कह रहे हैं कि सरकार जो है एक लॉलीपॉप थमा रही है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? तो लॉलीपॉप है ही ये, लॉलीपॉप बिहार के लोगों को थामने का आदत लग चुका है, खासकर शिक्षकों को तो बहुत ज़्यादा थमाया गया है। दुर्भाग्य है कि जो स्टेट ज्ञान के लिए जाना जाता था, जहाँ के भी विश्वविद्यालय और शिक्षक पूरे देश में फेमस हुआ करते थे, वहाँ शिक्षकों के साथ ही सबसे ज़्यादा धोखेबाजी, मनमानी, छलावा किया जाता है। लॉलीपॉप ही तो है, किया जाएगा, होगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, मिल तो कुछ नहीं रहा है। मिलना तो अभी ये चाहिए था कि जो भी पास किए थे उनको अभी विद्यालय में होना चाहिए था।
वो लाठी डंडा खा रहे हैं, डकबंगला चौराहा पर पिटा रहे हैं, गर्दनी बाग में अनशन पर बैठ रहे हैं, और मिल गया क्या? नया परीक्षा, नया व्यवस्था। तो माफी मांगना चाहिए कि 17-18 साल जो आपने बिहार के युवाओं को परेशान किया वो तो गलत था। वो आपको क्यों इतना बड़ा ड्रास्टिक चेंज करने का जरूरत पड़ा? क्यों आप नियोजन इकाइयों को भंग करने का जरूरत पड़ा? क्यों नियोजन इकाइयों पर FIR हुआ? क्यों आप विजिलेंस जांच करवा रहे हैं कि फर्जी शिक्षक कैसे बहाल हो गए? क्यों आप जो शिक्षक जो हैं हमेशा धरना प्रदर्शन करते हैं समान काम के लिए समान वेतन, क्यों वो धरना प्रदर्शन करते हैं कि हम सरकारी कर्मचारी का काम करते हैं लेकिन हमको सरकारी कर्मचारी माना नहीं जाता? सब आपकी गलती है, माफ़ी मांगना चाहिए इनको। तो ये लॉलीपॉप तो थमाया ही गया है, ये भाई क्या होता है। कुछ अभ्यर्थी ये भी कह रहे हैं कि मेरी उम्र की सीमा बीत रही है। हमारे बच्चे कहते हैं कि पापा आपकी नौकरियां कब होंगी, आप कब तक इसमें लगे हुए हैं। ये तमाम जो भी अभ्यर्थी हैं उनका दुख दर्द है, इस पर क्या प्रतिक्रिया कहना चाहिए? दुखद है, बहुत ही दुखद है। ये इतने साल लगाने के बाद उन्हें ये सब करना पड़ रहा है, और फिर से जो है उनको धरना प्रदर्शन सड़कों पे आना पड़ेगा। फिर से अपने जो बताइए आप जो नियोजित होंगे वो कैसे देख पाएंगे कि हमारे बराबर ही पात्रता रखने वाला परमानेंट बहाल हो के आएगा, हमसे दुगुना सैलरी लेगा, और हम जो हैं आधे सैलरी पर रहेंगे? कैसे देखा जाएगा? वही काम हमको भी करना है, सेम काम, वही पद वही कद, सब कुछ मेरा भी है, तो वो तो विरोध करेंगे ही इसका। तो ये स्वाभाविक है। सरकार ने एक नया फिर से शिक्षकों को सड़क पर उतरने का कारण दे दिया है बेवजह, अपने प्रेशर को कम करने के लिए। ये बहुत बड़ा एक ब्लंडर किया गया है। इससे बचने का एक ही उपाय था, या तो आप 7वें चरण की बहाली जैसा चल रहा था उसको शुरू करवा देते, या फिर अगर आपको नए तरीके से लेना है तो जितने भी पुराने शिक्षक हैं सारे के नियमित करके, सारे पर ये जो अभी आप भविष्य में करने वाले हैं उनको वो सुविधा दे दें, और नए बहाली के लिए ऐसा करें, और 7वें चरण में जो लगे हुए हैं उनका बहाली अब करवा दें नियमित रूप से। तो आपने सुना, पूरा स्पष्ट हो चुका है कि किस तरह नई नियमावली जो कि अभ्यर्थियों के लिए कितना लाभप्रद होगी, या फिर जो अभ्यर्थी हैं उनको अब आगे कितना संघर्ष करना पड़ेगा। सरकार ने उन्हें फिर से एक टास्क दे दिया है, और टास्क पे टास्क जो है इनको मिलता जा रहा है। तो आप इस नई नियमावली के बारे में क्या सोचते हैं? आपके भी अगर कोई प्रश्न है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपका जो प्रश्न होगा उसका जवाब हम लोग ढूंढेंगे, उसका जवाब हमारे सहयोगी जी देंगे। तो इस चर्चा को आप किस प्रकार देखते हैं हमारे कमेंट में जो बताएं। देखते रहें द बिहार टॉप। धन्यवाद।